इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे कुछ इक्वेशंस मैंने राइट करे हैं और इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ, ये सब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ही ग्राफ इक्वेशंस और ग्राफ हैं। तो एक बार इसको ध्यान में रखना है आपको। जैसे ln का मतलब ये होता है कि log बेस e, उसी को कन्वर्ट करके इसमें चेंज करा गया है और इसी इक्वेशन को कन्वर्ट करके इसमें चेंज करा गया है लॉग की प्रॉपर्टी लगा के। तो तीन इक्वेशन को का ग्राफ इम्पोर्टेंट है, तो इसको y इज इक्वल टू एम एक्स से रिलेट कर सकते हैं हम। और y इक्वल टू एम एक्स मतलब ये ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि इसमें y c जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो कंस्टेंट होता है जिसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं, इसमें नहीं है। तो इसका इक्वेशन, इसका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास होगा और इसमें हमारा ये y एक्सिस पे प्लॉट किया गया और टाइम को x एक्सिस पे प्लॉट किया गया है। सिमिलर ग्राफ इसका भी होगा, क्योंकि बस इसमें हमने लॉग का बेस चेंज करा है। तो ये इसका ग्राफ होगा, सेम ओरिजिन से पास होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स से रिलेट करेंगे इसको। और इस ग्राफ का जो स्लोप जहाँ पर k है, इस ग्राफ का स्लोप k अपॉन 2.303 है। इस इक्वेशन को कन्वर्ट करा हमने इस फॉर्म में लॉग की प्रॉपर्टी लगा के। अब इसको रिलेट कर सकते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रिलेट करेंगे तो इसका ग्राफ जो होगा, इसका स्लोप नेगेटिव में, इसलिए क्या होगा, स्लांटिंग ऊपर से नीचे की तरफ आएगी और इसका जो y इंटरसेप्ट होगा वो log c नॉट होगा और यहाँ पे जो स्लोप होगा उसका माइनस k अपॉन 2.303 होगा। तो इसका ग्राफ इम्पोर्टेंट है, आप लोग एक दो बार ड्रॉ कर लेना। उसके बाद न्यूमेरिकल्स के लिए ये इक्वेशन आप लोग यूज़ करोगे, जहाँ पे c नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, c क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, और t क्या है, टाइम है, और k रेट कांस्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट A है, पहले उसकी कंसंट्रेशन c नॉट है, फिर आफ्टर टाइम t वो कन्वर्ट हो जा रहा है c में, तो आपको ये इक्वेशन यूज़ करने हैं। कभी कभी ये इस फॉर्म में आता है, जैसे मान लो आप इनिशियली वो जो भी हो, आफ्टर टाइम t वो कन्वर्ट हो, वो 75% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जा रहा है। 75% रिएक्टेंट कंज्यूम होने के मतलब ये है फाइनल कंसंट्रेशन हमारा कितना बच रहा है। 75% कंज्यूम होने का मतलब 25% रिमेनिंग रह रहा है। तो 25% मीन्स 25/100 इंटू सी नॉट। डैट में सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू आ गई 0.25 सी नॉट। तो इस इक्वेशन में सी की वैल्यू पुट करोगे 0.25 सी नॉट और फिर सोल्व करना है। टाइम की वैल्यू पुट करोगे, आपका रेट कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि आफ्टर हाउ मैनी टाइम, हाउ मच टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स इट्स 1/2। मतलब सी नॉट बाई 2 होने में जितना टाइम लगेगा सी नॉट को, उसी टाइम को हम हाफ लाइफ बोलते हैं। तो इस इक्वेशन में आप सी को पुट करोगे सी नॉट बाई 2 और इस तरह से हमारे जो टाइम आएगा वो इस सेंस में ऐसे आएगा। इससे रिलेटेड मैंने एक इक्वेशन राइट करा है कि जो हाफ लाइफ होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन टू द पावर n-1। इसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, जैसे फर्स्ट ऑर्डर है तो n इक्वल टू 1 होगा, तो 1 पुट करोगे तो क्या इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि नहीं। तो देखो 1 पुट करोगे तो इसका जो हमारा इसमें पुट करोगे तो 1 - 1 बाई सी नॉट टू द पावर 1 - 1 का मतलब ये हो गया कि ये सी नॉट की पावर 0। डैट मीन्स ये जो हमारा हाफ लाइफ होगा वो डिपेंड नहीं करेगा इनिशियल कंसंट्रेशन पे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकेंड ऑर्डर के लिए आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे, जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 1 पुट करोगे, 0 पुट करोगे। तो इस तरह से आपका पता चल जाएगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद अगर कोई रिएक्शन गैसेस फेज में होता है तो उसके लिए प्रेशर फॉर्म में आप इक्वेशन यूज़ करोगे, जहाँ पे पी नॉट इनिशियल प्रेशर है और पी फाइनल प्रेशर है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ हैं, टी टाइम है और के रेट कांस्टेंट है। तो इसको राइट करना। उसके बाद
अगर सपोज करो कोई पार्टिकुलर टाइम t1 पे कंसंट्रेशन c1 है और फिर t2 पे c2 हो जा रहा है, तो उसके लिए आप इक्वेशन ये यूज़ करोगे। सेम ही है, बस आप नीचे टाइम का डिफरेंस लेना है और यहाँ पे ये इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है। एट पार्टिकुलर टाइम t1 पे c1 है और t2 पे c2 है, तो ये इक्वेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एग्जांपल्स देखते हैं हम। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, जो भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें लाइट रिक्वायर्ड होता है, उसके जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे ये रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है, कितना ज़्यादा लाइट पड़ रहा है उस पर डिपेंड करता है उसका रेट। तो ऐसे रिएक्शन जो होते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं। जैसे रेट लॉ इक्वेशन अगर राइट करोगे तो यहाँ पे जो भी कंसंट्रेशन होगा उसकी पावर ज़ीरो होगा, तो इस तरह से डिपेंड नहीं करेगा इस पर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे। तो आप समझ सकते हो, इसके एग्जांपल याद कर सकते हो। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसके एग्जांपल देखोगे कि जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसमें जनरली वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। रेडियो एक्टिविटी, मान लो यूरेनियम प्लूटोनियम ये डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, या कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो उससे रिलेटेड अगर उसका हाफ लाइफ फाइंड करना है या आपको उसको फाइंड करना है आफ्टर हाउ मेनी टाइम वो 70% रह जाएगा या 30% रह जाएगा, तो उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही सोल्व करेंगे। जो भी इक्वेशंस है हम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन को यूज़ करके हम फाइंड कर सकते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब दिखता है कि वो सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन फाइनली हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है कि जैसे एस्टर की हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है, तो एस्टर की हाइड्रोलिसिस के बाद वो प्रोडक्ट बन रहा है, और दोनों का कंसंट्रेशन आपका मान लो 10 मोलर है, इसका भी 10 मोलर है। आफ्टर सम टाइम ये कंज्यूम होके 2 मोलर बच रहा है और ये 9.9 मोलर बच रहा है। तो आप देखोगे कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो नियरली कांस्टेंट ही रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर रेट लॉ इक्वेशन राइट करेंगे ऐसे, रेट लॉ इक्वेशन तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड होता है, लेकिन अगर हम दोनों के कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा। तो इस तरह से इसका ऑर्डर अगर हम राइट करेंगे तो 1 इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 2 होना चाहिए ऑर्डर इसका, लेकिन हम देखते हैं कि जो वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं हो रहा है, रिमेंस कांस्टेंट हो रहा है। तो वाटर का कंसंट्रेशन और ये कांस्टेंट है, दोनों का प्रोडक्ट भी एक कांस्टेंट है। तो रीराइट करते हुए इसके इक्वेशन को आपको तो ये ऑब्टेन होगा, और जिससे पता चलेगा कि ये जो गिवन रिएक्शन था उसका ऑर्डर क्या था, 1 था। तो इसी टाइप के रिएक्शंस को हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे। तो हम देखते हैं कि जैसे मान लो कुछ रिएक्शन जैसे न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है, ये बहुत ही ज़्यादा फास्टर होता है, जबकि आपका रस्टिंग का जो प्रोसेस है, जैसे आयरन की रस्टिंग हो रही है, तो ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लोअर है। ये रिएक्शन फास्टर है, ये रिएक्शन स्लोअर है। तो ये मेनली डिपेंड करेगा कि नेचर कैसा है। तो वन ऑफ द मेन फैक्टर होगा कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करेगा, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप दे दो कि किसी रिएक्शन कंटेनर में 4 पार्टिकल्स हैं, तो ये रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन कब कैसे होता है, साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ पार्टिकल से होता है। तो ये इसकी कोलिजन हो रहा है, तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कंसंट्रेशन कम है तो उनका साइमल्टेनियस कोलिजन का जो रेट होगा वो स्लोअर होगा या टाइम भी ज़्यादा लगेगा। सपोज करो सेम पार्टिकल्स सेम दूसरे कंटेनर में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो इनकी कोलिजन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमाइज हो जाएगी। और इस तरह से हम देखेंगे कि साइमल्टेनियस कोलिजन ज़्यादा होगा, उसका रेट जो भी क्या होगा, फास्टर होगा, और तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। टेम्परेचर आगे हम समझेंगे, कैटलिस्ट आगे हम समझेंगे, सरफेस एरिया के पे कैसे डिपेंड करेगा, आप सेम एज इट इज़ ऐसे समझ सकते हो। जैसे मान लो कोई सॉलिड पार्टिकल्स है, ये सॉलिड है
अब इसको पाउडर में चेंज कर रहे हो तो इसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जा रहा है। तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जा रहा है और इसके पार्टिकल्स के नंबर भी बढ़ जा रहे हैं। तो इस बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन रहा है, तो इनकी साइमल्टेनियस कॉलिजन का रेट जो होगा फास्टर होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ये ग्राफ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो आप लोग। इसमें सपोज करो इनिशियली जो एनर्जी है रिएक्टेंट के पास वो ER है और उसको सम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने प्रोवाइड कर दिया, तो फिर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में रीच कर गया। मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, जिस पॉइंट पे रिएक्शन होना है स्टार्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट के पास सफिशिएंट एनर्जी जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी अगर अपटेन हो जाता है तो रिएक्शन होना है स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही रिएक्शन को हम बोल ऐसे रिएक्शन जो भी है इसका, तो जैसे मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी हमारा पहले ER है, फिर हमने रीच करा ET रीच करा, तो ET रीच करने के लिए हमने EA सप्लाई करा, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी हमने सप्लाई करा तो ET को रीच करा। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी अगर हम माइनस कर दें तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा। तो हम कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो कैटलिस्ट क्या करता है, जैसे सपोज करो एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप A हो और बीच में एक लेक आ गया और आपको B तक रीच करने हैं, A प्लेस से B प्लेस तक आपको रीच करने हैं, तो आप पूरा क्या कर रहे हो, राउंड लेके यहाँ तक जा रहे हो और आपकी एनर्जी लग रही है E1। सपोज करो कोई ऐसा लीडर आया और इस पर ब्रिज बना दिया उसने, फिर आप यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली रीच कर पा रहे हो और इसमें एनर्जी लग रही है E2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो पूरा राउंड ले रहे हो, दैट मीन्स ज़्यादा पाथ कवर्ड कर रहे हो, तो आप ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करोगे। तो इस तरह से आपका अगर ये पाथ आपने लिया तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करोगे, ये पाथ लिया तो कम एनर्जी कंज्यूम करोगे। E1 यहाँ पे मच ग्रेटर दैन E2 है, दैट मीन्स आपको सेम पाथ सेम पोजीशन तक जाने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही थी अगर पाथ आप ये अप्लाई कर रहे थे। कैटलिस्ट सेम करता है, कैटलिस्ट भी सेम करता है, वो क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देता है, पाथ को ही चेंज कर देता है। जैसे सपोज करो पहले विदाउट कैटलिस्ट मान लो ये रिएक्शन हो रहा है ऐसे, तो विद कैटलिस्ट कुछ ऐसे होगा, तो आपका जो पाथ ही चेंज हो गया जिससे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट रिमेंबर करना है कि ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक रीच करेगा रिएक्टेंट तो उसको बोलेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो गया वो, अब वो रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाने के बाद प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट की एनर्जी सपोज करो ये है, तो आपको ये ER दिख रहा है, ये EP दिख रहा है, प्रोडक्ट की एनर्जी ये है, रिएक्टेंट की एनर्जी ये है। दैट मीन्स रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट। दैट मीन्स रिएक्टेंट ने कुछ एनर्जी क्या करा होगा, कुछ एनर्जी इवोल्व करा होगा, रेडिएट करा होगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ग्राफ में जब भी देखोगे तो जो प्रोडक्ट होगा उसकी एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम होगा। कितना कम होगा, कितना कम होगा, ये जो पोजीशन दिख रहा है ना, रिएक्टेंट की एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी जो डेल्टा H है, ये हमारा यही चीज़ है, इतनी एनर्जी इवॉल्व होगा रिएक्शन जब प्रोसीड्स होगा। यहाँ पर देख लेते हैं एक्स एक्सिस पे क्या शो करा गया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रहा है, और ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। इतना सप्लाई करना पड़ेगा किसी भी रिएक्टेंट में, आप एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करोगे तब वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को रीच होगा और फिर रिएक्शन प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हम देखते हैं। तो एंडोथर्मिक में क्या होगा, एंडोथर्मिक में जो ER होगा वो लेसर होगा EP के, मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी रिएक्टेंट की एनर्जी से। ये सेम ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ ये नहीं है, आप इसको करेक्ट करना है, पूरा ये है। रिएक्टेंट को हमने सम अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया, फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को रीच करा, इसलिए ये एक्टिवेशन एनर्जी है पूरा। और फिर हमारा EP माइनस ER जो होगा वो इतनी एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी तभी रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो इस तरह से ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है।
अब ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस कैसे होता है किसी रिएक्शन में। तो यहाँ पर शो करा गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब ये ओरिजिन का मतलब ये है कि जीरो पार्टिकल्स के पास जीरो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब कोई भी पार्टिकल्स ऐसा नहीं है जिसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे फर्स्ट जो ग्राफ देखते हैं वो ऐसे प्रोसीड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम पार्टिकल्स के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे सपोज करो 30 पार्टिकल्स है, जस्ट फॉर एग्जांपल 2 पार्टिकल्स की एनर्जी E1 है, 5 पार्टिकल्स की एनर्जी E2 है, और मान लो रिमेनिंग 23 पार्टिकल्स की एनर्जी E3 है। तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आप देखोगे कि उसकी एनर्जी E3 है, तो E3 हमारा मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी मीन्स क्या हुआ कि मैक्सिमम पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी है। ये कभी ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि ये हमारा इस पोजीशन पे रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन कब होना स्टार्ट हो जाएगा, जब पूरे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में रीच कर जाएंगे, उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी, फिर वो हम बोल सकते हैं कि उनके पास सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप जैसे इनिशियल ग्राफ ये था, तो इसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में थे, और जब टेम्परेचर 10 डिग्री से आपने इंक्रीज़ करा तो आपने ये देख रहे हो कि जो एरिया ऑफ एक्टिवेटेड, ये देखो हमारा अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में जितने पार्टिकल्स हैं नियरली क्या हो गए, डबल हो गए। तो आप इसे ये समझ सकते हो कि जैसे 10 डिग्री राइज करेंगे टेम्परेचर, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में पार्टिकल्स डबल हो जाएंगे, इसलिए रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मैंने एक फार्मूला राइट करा है यहाँ पर, फॉर 2 टू द पावर डेल्टा टी अपॉन टी। ये पॉइंट पढ़ लेते हैं। फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन दी टेम्परेचर, 10 डिग्री केल्विन भी हो सकता है और सेल्सियस भी हो सकता है, ये डिफरेंस है। रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। उसको इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आपको किसी रिएक्टेंट की टेम्परेचर 60 डिग्री है इनिशियली, और फिर 90 डिग्री हो रही है। इनिशियल टेम्परेचर 60 डिग्री और फिर उसको इंक्रीज़ कर दे रहा है 90 डिग्री तक, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन से अगर हम फाइंड करना चाहें तो डेल्टा टी कितना होगा, 90 माइनस 60, दैट मीन्स 30 डिग्री हो गया। फिर डेल्टा टी कितना हो गया, 30 डिग्री अपॉन 10, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 3, और डैट मीन्स 8 टाइम्स रिएक्शन हो जाएगा। वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे सपोज करो किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट जो आपका सिस्टम है उसका टेम्परेचर 30 डिग्री है, फिर आपने राइज करके उसको 90 डिग्री तक बना दिया, टेम्परेचर अब 90 डिग्री हो चुका है। अब हम बोलें कि 30 डिग्री पे कुछ रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, और फिर 90 डिग्री पे होगा। उन दोनों में कंपेयर करना चाहें तो कैसे होगा, तो सबसे पहले डेल्टा टी फाइंड कर लो। डेल्टा टी कितना होगा, 90 माइनस 30, डैट मीन्स 60। तो आप फार्मूला लगाओगे 2 की पावर 60 अपॉन 10, डैट मीन्स 2 टू द पावर कितना हो गया, 6, डैट मीन्स 64 टाइम्स रिएक्शन फास्टर हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू 30 डिग्री। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और आगे के टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। डैट मीन्स थर्ड वीडियो में हमारा जो ये चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मैं मेनली फोकस कर रहा हूँ कंसेप्ट्स पे, तो आप लोग ध्यान से 1-2 बार रिवाइज कर लेना। आज के लिए इतना ही, बाय।